बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और शहर में धुंध का राज है। आप सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त हम जब सुबह के लिए, ख़ास तौर पर जब मैं ऑफिस के लिए निकली हूँ तो बहुत ही शदीद धुंध थी और ट्रैफिक बहुत सुस्त रवि का शिकार थी। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि धुंध के मौसम में जब भी आप सुबह बाहर निकलें तो ख़ास ख्याल रखें, रात के टाइम भी सुबह के टाइम भी बहुत एहतियात से ड्राइविंग करें, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। तो मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं। ये धुंध जो है कब तक रहने वाली है, बारिश का आया कोई इम्कान है या नहीं, महकमा मौसमियात की जानिब से क्या कहा जा रहा है, पहला सेगमेंट शामिल करेंगे टुडेज वेदर। शाहरुख नदीम होंगे हमारे साथ। शाहरुख बताएगा क्या प्रेडिक्शन की जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से। जी बिल्कुल, अगर शहर लाहौर की आज मौसम की बात की जाए तो शहर लाहौर में सुबह से ही धुंध का राज है। गुज़िश्ता एक हफ़्ते से इसी तरीके का मौसम है कि जो सुबह के वक्त है वो धुंध की शिद्दत में इजाफा हो जाता है, जबकि जो दोपहर के वक्त है वो सूरज भी निकल आता है। अगर मौसम की बात की जाए तो शहर में जो दर्जा हरारत है वो इस वक्त 6 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इसी आइंदा जो हफ्ता है आने वाला उसमें इसी तरीके का मौसम रहने का इम्कान है, जबकि जो बारिश है उसका कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जो हवा में नमी का तनासुब वो 86% है, जबकि जो हद निगाह है वो 50 मीटर है, क्योंकि जो धुंध है उसकी शिद्दत में काफ़ी इजाफा हुआ हुआ है। जो मेन शाहराएँ हैं, जो खुली मैदानी इलाके हैं, जो खुले इलाके हैं, वहाँ जो धुंध है उसकी शिद्दत में ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो शहरियों को बाकायदा तौर पर हदायत जारी की जा रही है कि जब वो सफ़र करें तो फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। उसके अलावा धुंध में जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। जो मौसम की बात करें तो मौसम इसी तरीके से रहेगा, जबकि जो 12 बजे के करीब है वो सूरज निकल आता है और जो दोपहर तक जो है ना सूरज ही रहता है, जबकि शाम के वक्त जो सर्दी है उसकी शिद्दत में दोबारा इजाफा हो जाता है और कम से कम जो दर्जा हरारत है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है शाहरुख, आपका बहुत शुक्रिया। मौसम की सूरत हाल क्या है आप हमें बता रहे थे, और बिल्कुल शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वो गुरेज करना चाहिए। धुंध की शिद्दत में चूँकि इजाफा देखा जा रहा है तो एहतियात बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। आज की टॉप स्टोरीज कौन सी होंगी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। हमारे पास पहली खबर है, टीचिंग अस्पतालों की गैर एलानिया निजकारी का फैसला किया गया है। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल देने वाले पंप सील करने का हुक्म दिया गया है। पैक के तहत 5वीं और 8वीं के इम्तिहान खत्म करने का मंसूबा। और पार्किंग फीस अब इलाके के हिसाब से होगी, नया फैसला किया गया है। ये है टॉप स्टोरीज, डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इमरान यूनुस और दुरे नायाब मौजूद होंगे, उन्हें शो में वेलकम कहेंगे। क्या हाल चाल है? बिल्कुल। पहली खबर की तरफ चलते हैं। टीचिंग अस्पतालों की गैर एलानिया निजकारी का फैसला किया गया है, कैसे देखते हैं दुरे नायाब इस फैसले को? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा फैसला किया गया है, क्योंकि अभी हम इमरान यूनुस से मैं आपस में यही डिस्कस कर रहे थे कि एक्चुअली प्राइवेट हॉस्पिटल्स का और प्राइवेट जो आपके टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं और ख़ास तौर पे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं मेडिकल के, उनका इश्यूज़ क्या है। उनका इश्यूज़ ये है कि वो ना किसी पैटर्न के तहत बनाए गए, ना ही उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की डायरेक्शंस थी तो उन्होंने तादाद में भी कमी की और वही पैटर्न अपनाया जो PMDC या UHS जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है उसको वो डॉक्टर्स के लिए जो MBBS के लिए दाखिलों की पैटर्न देते हैं उसके मुताबिक होता है। होता यह था कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल होता था, बड़ा हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स भी हैं, ज़ाहिर बात है, और पैसा भी इनका बेतहाशा होता था, वो अपनी कमाई को दुगना तिगना करने के लिए साथ साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बना लेते थे। ठीक है जी, और उसके अंदर वो ये देखते नहीं थे कि कितनी तादाद होनी चाहिए, सीट्स कितनी होनी चाहिए, कोटा क्या है, उनका मेरिट भर्ती का क्या होगा। और फिर सबसे बड़ी बात जो मैं डिस्कस इमरान से कर रहा था कि यार ये प्रैक्टिकल फील्ड है, इसमें ये नहीं है कि आपने किताब में पढ़ा दिया कि भाई दिल का ऑपरेशन किस तरह करना है या आपने सर्जरी किस तरह करनी है टांग की, तो आपने किताब से पढ़ के साथ अपनी किताब खोली और आपने किसी भी मरीज को लिटा दिया। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कॉम्पिटेंट जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं वो होने चाहिए ताकि बच्चे जो पढ़ें
उसी वक्त जाके उसका प्रैक्टिकल देखें अपने टीचिंग हॉस्पिटल में, और प्रैक्टिकल देखने के बाद उसको फिर प्रैक्टिस करें। और ये अमल जो है वो आपको पता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। डॉक्टर्स को भी जितनी प्रैक्टिस मिलेगी उतनी बेहतर तरीके से वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, लोगों का इलाज मुआवजा ठीक तरीके से करेंगे। तजुर्बाती भी है, तो जिंदगी तो आपको पता है बहुत कीमती है, तजुर्बे की नजर नहीं चढ़ाई जा सकती। अच्छा, इसमें ये भी कहा जा रहा है डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक्स सरकारी मुलाजिम तस्वुर नहीं होंगे। देखें, आप ये जो गैर एलानिया निजकारी करने जा रही हैं, मतलब आप इसको प्राइवेट करने जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि टीचिंग हॉस्पिटल जो है वहाँ पे नॉर्मली देखा जाता है कि वहाँ इलाज मुआवजा जो है वो फ्री भी होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट में तस्वुर होते हैं नॉर्मली बात की जाए। और टीचिंग हॉस्पिटल्स में हज़ारों डॉक्टर हैं, हज़ारों नर्सेज हैं और हज़ारों मुलाजमीन जो हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि सरकारी मुलाजिम, सरकारी डॉक्टर तस्वुर किए जाते हैं। अगर आप इसकी निजकारी कर देंगे, इसको प्राइवेटाइज कर देंगे, मतलब गवर्नमेंट जो है वो तो बरीज़िम्मा हो जाएगी। आगे और बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर इसके होंगे वो डिसीजन करेंगे कि यहाँ इलाज मुआवजा फ्री होना है या नहीं। बिल्कुल सही। और फिर इससे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जितने भी डॉक्टर काम कर रहे हैं, जितने भी नर्सेज मौजूद हैं, जितना भी पैरामेडिक स्टाफ मौजूद है, वो तमाम तर प्राइवेट हो जाएगा। मतलब उनका मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लग जाएगा। हर डॉक्टर की फिर अब इस पे ये होगा कि डॉक्टर्स बाहर निकल के एहतजाज करना शुरू कर देंगे। जी बिल्कुल, पहले ही हमने रियासत का बोझ उठाया हुआ है। आप कह रहे हैं कि आपके पास फंड्स नहीं है हॉस्पिटल चलाने के लिए, अब इसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि आप उसको निजकारी कर दें। फलाही रियासत का जो कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत बात की बात है ना, वो तो मैं आता देख नहीं रहा फ्रैंकली, लेकिन हमने रियासत का बोझ उठाया हुआ है। यानी कि अगर रियासत हमें बिजली नहीं दे पा रही तो हमने अपनी जेब से खर्च करके जनरेटर यूपीएस लगा लिए हैं, जो कि रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत अगर हमें फ्री मेडिसिन नहीं दे पा रही तो वो हमें सरकारी अस्पताल की सहूलियत भी लेने जा रही है, और हम प्राइवेट अस्पताल में महंगे दामों इलाज करा रहे हैं। ये रियासत की जिम्मेदारी है। एजुकेशन हमें रियासत नहीं दे पा रही, तो हम अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाते दिलवाते एक अच्छी स्टैंडर्ड A+ पाकिस्तान में एजुकेशन, जब बच्चा आपका ग्रेजुएट होकर यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता है तो आपको बच्चा 1 करोड़ में पढ़ चुका होता है, अगर आप उसको कैलकुलेट कर लें आज के हिसाब से। वो रियासत की जिम्मेदारी हम अदा कर रहे हैं। ठीक है जी, कपड़े महंगे से महंगे तरीन हो रहे हैं, खाने पीने की अशिया उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। जो सिविक सहूलियात है आपके पास, पानी, बिजली, गैस, बेसिक अनलिमिटेड कंट्रोल है, उस पे एहतजाज कर रहे हैं ना लोग बाहर निकल के। तो ये 5-6 जो जिम्मेदारियां मैंने गिनवाई हैं, ये रियासत की जिम्मेदारियां होती है, जो हम लोग अपने ऊपर ले बैठे हैं। हम लोग मजबूर हैं कि हम लोग रियासत की जिम्मेदारियों को क्या करें। लोगों को अब अपना बुनियादी जरूरियात तो चाहिए ना, वो फिर जिम्मेदारियां ये भी एक तरह से देखें, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि आप अस्पतालों, आपको तो ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों को यूनिट, रियासत अपनी जिम्मेदारी निभा तो रही है। जो उसने मुसव्वदा तैयार किया गया है, जिसकी पंजाब असेंबली से मंजूरी होगी, उसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट का कोई अमल दखल इसमें नहीं होगा। माली और इंतज़ामी तमाम तर जिम्मेदारियां जो हैं, इख्तियारात जो हैं, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर जो हैं उनके पास होगी, गवर्नमेंट इसमें नहीं आएगी। माजी में देखा गया कि सरमायादार ही परवान चढ़ा है, फ्लरिश हुआ है माजी में भी, और अब भी फिर सरमायादारों को। अच्छा, मुझे नहीं समझ लग रही कि गवर्नमेंट की क्या सोच है। हालांकि टीचिंग हॉस्पिटल जो हैं वो बेहतर हॉस्पिटल हैं और बड़ी अहम जिम्मेदारी है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें मजीद बेहतरी करें या इनको कंट्रोल करें, बजाय उनको कंट्रोल करने के, बेहतर बनाने के आप उसकी निजकारी करने जा रही हैं। जब से ये गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट आई है, इसकी हर मुमकिन कोशिश है। अभी तो ये फैसला किया गया है, इस पर अमल देखें, फिर लोग जो बाहर निकलेंगे उनको देखें। ये गवर्नमेंट कर क्या रही है, इसकी 100% कोशिश यही है कि तमाम तर जो गवर्नमेंट के मंसूबे हैं वो BOT की बुनियाद पे जो है वो किए जाएं। वो कहते हैं जी बाहर से इन्वेस्टर लाएं, वो ये प्रोजेक्ट करें, हम बाहर बैठ के बस देखें, या क्रेडिट खुद ले लेना। मतलब हर चीज BOT की बुनियाद पर आप करने जा रहे हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में BOT की बुनियाद पे प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल भी होते हैं, कामयाब भी होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका हर प्रोजेक्ट जो है वो BOT के जरिए कामयाब हो जाए। फलाही रियासत में हुक्मरान को सबसे पहले अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना पड़ता है, उससे कफायतशारी अपने ऊपर इंप्लीमेंट, लेकिन यहाँ तो लोगों के ऊपर डाला जा रहा है सब कुछ। यहाँ तो आम आवाम को आप पता नहीं, आप खुद बताएं कि एक इतने बड़े लेविश लाइफस्टाइल रखने वाले ये वुज़रा और ये जितने भी हमारे इस वक्त हुक्मरान हैं, ये गरीब की सोच को या गरीब की परेशानियों को कहाँ तक पहुँच सकते हैं जब तक ये खुद नहीं करते। दूसरी बात ये है कि फलाही रियासत का मकसद ये होता है कि जो पैसा आवाम अपने टैक्सों की मद में या रियासत के पास उसके वसाइल हैं उसका बेहतरीन इस्तेमाल करे। और आप ये देखिए बेहतरीन इस्तेमाल है, उसके बाद आप सिनेमा घर बनाने जा रहे हैं, आप पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। देखिए ना, डॉक्टर्स की तनख्वाहें में भी इसकी निजकारी करने से डॉक्टर्स की अमले की तनख्वाहें जो हैं वो में भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये प्राइवेट आ जाएगा, बढ़ जाएंगी। लेकिन उन बेचारों को अपनी जॉब जो है उस हवाले से उन्हें खदशात होंगे कि न जाने कब चाहें ये लोग निकाल दे, क्योंकि जो मसवदा तैयार किया
किया गया है उसमें यह भी बयान किया गया है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इख्तियारात होंगे कि वो जब चाहें डॉक्टर और अमले को निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगली खबर की तरफ जाते हैं। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल देने वाले पंप सील करने का हुक्म दिया गया है। इमरान यूनिस, क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ी अच्छी बात है और ये तो जो भी बाइक राइड करता है, चलाता है, उसकी पहली जिम्मेदारी यही होनी चाहिए कि वो अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ करे और साथ दूसरों की भी जान जो है वो ख़तरे में ना डाले। हमारे यहाँ होता क्या है, पहले तो लाइन और लेन की पाबंदी नहीं होती थी। अल्लाह का शुक्र है थोड़ी सी सख्ती करके ये लोग जो है वो लाइन और लेन की पाबंदी जो है का लोग अब ख्याल रखने लग गए, जो पहले जी नहीं बिल्कुल। थे। और इसके साथ साथ अब हेलमेट जो है वो बड़ी खुशी होती है कि जब भी कोई बाइक वाला गुजरता है हमें खुशी होती है कि यार उसने हेलमेट पहना हुआ है। लेकिन तक अमल दरामद नहीं हो सका। देखिए बिल्कुल, ये मैं हमेशा ये कहता हूं कि पब्लिक को भी ये जिम्मेदारी जो है वो निभानी पड़ेगी। हर चीज हम गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। गवर्नमेंट ने देखे चालान 200 से 1000 रुपए का कर दिया कि भाई अगर आप हेलमेट नहीं पहनोगे 1000 रुपया फाइन जो है वो करना पड़ेगा। अब पेट्रोल पंप्स, ये भी बड़ी अच्छी काविश है, ये भी सिर्फ इसलिए कि लोग जो हैं वो कवानीन पर अमल दरामद कर दें, हेलमेट पहनना शुरू कर दें। चूंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हमें अभी भी सड़कों पे नजर आते हैं जो हेलमेट नहीं पहनते और जो पहनते हैं उनमें से भी बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो सिर्फ चालान के डर से पहनते हैं। बड़ा अच्छा फैसला है कि पेट्रोल पंप जो है वो उन्हें पेट्रोल नहीं फराहम करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि अभी भी मैं इस चीज पे तनकीद करूंगा कि जो गवर्नमेंट का ये डिसीजन है कि मोटरसाइकिल पे बैठे दोनों लोग जो हैं वो हेलमेट पहने। बहरहाल मैं तो इस पे तनकीद करूंगा। शुक्र है इमरान ने अच्छा, मैंने खुद नहीं देखा आज तक, मैंने मौक़िफ़ की तायीद की। इससे पहले भी एक प्रोग्राम में ना आपसे पहले सीमल ने वो किया होस्ट, तो उसमें मेरी, इमरान की और सीमल की, हम तीनों की बहस हो गई। उसमें मैं ये कह रहा था कि आप डंडा चला के देख लें, ठीक है जी, और लाहौरी अल्हम्दुलिल्लाह डंडा खाने के बाद भी एक दफा जरूर उठेंगे कि जी हमने नहीं करना। ऐसे ही है, ये सोच है, ऐसे ही है। वो ये कह रही थी सीमल के आप डंडे के जोर पे ही इनसे सारे काम बनवा सकते हैं, करवा सकते हैं। नहीं पॉसिबल है ना, आप चालान भी कर रहे हैं, वो लोग भी हैं जिन्होंने हाथ में हेलमेट पकड़े। इमरान उस बात पे आ गया कि वो ठीक है, वो कह रहे तुसी हेलमेट देता है ना, एलो हेलमेट असि फड़ ले पाना। देखिए, लोगों को ये जिम्मेदारी, मैंने इसीलिए बात की कि लोगों को भी ये जिम्मेदारी जो है ना वो अदा करना पड़ेगी, निभाना पड़ेगी। एजुकेशन की तरफ मैं कह रहा था कि एजुकेशन की तरफ जोर दें, लोगों को एजुकेट करें, उनको समझाएं। अच्छा, डीजी रेस्क्यू के साथ भी हमारा एक प्रोग्राम हुआ और उन्होंने बताया कि हादसात में खास तौर पे हेड इंजरी के वाकयात में इस कदर कमी हुई है। मेरे ख्याल से खुशाइंद है। अल्टीमेट किसका ये फायदा हो रहा है? अवाम का फायदा हो रहा है। तो फिर मुझे तो फिर उन लोगों के बारे में सोच के आता है, मैं खुद बहुत सारे ऐसे लोगों को देख चुकी हूँ जिन्होंने हेलमेट बाइक के साथ लटकाए हैं। अल्लाह माफ करे, यहाँ पर जब आप बाइक से गिरते हैं ना, अगर आपकी कोई हड्डी टूट जाए ना, चाहे बाजू की है, टांग की है, तो वो ऑपरेशन के बाद उसके तकरीबन कोई 70-80% चांसेस होते हैं कि वो बेहतर हो जाती है। और खुदा न खासा जब आपकी हेड इंजरी होती है ना, 99% चांसेस होते हैं कि आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से जैसी सहूलियात हैं, स्पेशली हेड इंजरीज को लेके, एक ही हमारा हॉस्पिटल जनरल हॉस्पिटल, और वो भी बेचारा वहाँ पर भी मोस्टली पेशेंट जो जाते हैं बेचारे बचते नहीं है। पूरे लाहौर में आप जहाँ मर्जी जख्मी हो जाए, अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई हड्डी की या हेड इंजरी चोट लग गई ना, उनके जनरल है जो है ना, और जनरल जाते जाते मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे सीनियर रिपोर्टर होते थे अख्तर हयात साहब, मुझे अच्छी तरह याद है कि वो प्रेस क्लब से निकले हैं बाहर और उनको रक्षा या जो भी चीज़ टकराई है, उसके बाद वो सीधा नीचे गिरे, उनका सर लगा नीचे ज़मीन पे। उसके बाद उनको सर्विसेज में टाइम वेस्ट किया गया उनका, उसके बाद एक और हॉस्पिटल में टाइम वेस्ट किया गया, फिर उनको जब जनरल ले जाया गया तो वो वापस सर्वाइव। देखिए ना, हम ये तो कहते हैं कि जिंदगी 2 घंटे वो सर्वाइव करने के चक्रों में जलील। जिंदगी मौत जो है वो खुदा के हाथ में है, लेकिन इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि लोग जो हैं वो सर्कस में काम करने वाले मुलाजमीन की तरह घूमना फिरना और जम करना शुरू कर दें। कम अज़ कम हम अपनी सेफ्टी जो है वो करनी चाहिए। और इसके साथ साथ देखें, जब बाइक बंदा चला रहा होता है या गिरता है तो सिर्फ वो नहीं गिरता, उसके साथ कई और बाइक वाले या कई और गाड़ी वाले या साइकिल वाले जो हैं। हम पेरेंट्स से भी ये कहना चाहेंगे, खुदारा अपने बच्चों का ख्याल करें। न्यू ईयर पे आप देखते हैं, अल्लाह माफ करे, हमेशा ऐसे वाकयात होते हैं, हम देखते हैं कि कई लोग जाँ बहक होते हैं और मुख्तलिफ करतब करते हुए। फैमिलीज में बड़ों को पता होता है कि मेरे बच्चे में कितना पोटेंशियल है, कौन सा बच्चा ज्यादा शरारती है या कौन सा बच्चा जो है वो ज्यादा तंग करने वाला है, उसको तो बिल्कुल सख्ती के साथ कंट्रोल करें और बाइक ना दें और बाइक बंद करें। ये थोड़ा सा प्रिवेंटिव मेजर जो होते हैं वो घर वालों को भी लेने चाहिए, माँ बाप को भी लेने चाहिए। मैं सिर्फ एक चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा कि मुझे तो हैरानी हो रही है इस वक्त यास्मीन राशिद साहिबा की जो भी कारकर्दगी है वो देखकर सुन के। मैं नहीं कह रहा, लोग नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपसे जो उम्मीदें थी, आपसे जो तवक्कुआत थी, जो वाबस्ता थी, वो पूरी नहीं हो रही। वेंटिलेटर्स के इशू पे देखें किस तरह उन्होंने मामला उठाया गया है
कि उनको ये चीज़ ब्रीफ ही नहीं करनी है कि वेंटिलेटर्स को कितना ज़रूरी समझा जाना चाहिए, कितनी ज़्यादा तेज़ी से उसको पीटीआई हुकूमत को पैसे खर्च करके और लोगों की बहुत उम्मीद थी कि क्योंकि वो खुद डॉक्टर हैं तो बहुत सारी मेरा ख्याल है कि अदालत उस्मा को जितनी उम्मीद थी शायद उससे ज़्यादा जो है ना वो अपोजिशन में बैठ के बातें करना बहुत आसान होता है और अमली तौर पे काम करना बहुत वो नजर आ रहा है कि अमली तौर पर है। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद फिर आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे, अगली खबर की तरफ जाएंगे। पैक के तहत 5वीं और 8वीं के इम्तिहान खत्म करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। दुर्रे नायाब, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत बेहतर फैसला होगा, क्योंकि हम अभी तक बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर पाए और एजुकेशन डिपार्टमेंट तो सबसे पहले ही डबल माइंडेड रहा, क्योंकि पीछे माजी में देखा गया उस पर तवज्जो नहीं दी गई बहुत ज़्यादा। हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में हम काफ़ी डाउन रहे और अब जो फैसले किए जा रहे हैं उसमें ये समझ नहीं आ रहा कि प्लान आगे क्या होगा। ठीक है, आप पैक अच्छा स्टूडेंट बच्चों पे कह रहे हैं कि इजाफी बोझ जो है वो नहीं, इजाफी बोझ कैसे होगा मुझे ये बताएं। अभी मैं कल एक फैसला देख रहा था कि ये भी कर रहे हैं कि ऑनलाइन आप फॉर्म फिल करें जी, और ऑनलाइन फॉर्म फिल करके भिजवा दें जी, फिर उसके बाद सारे मामला आते हैं। ठीक है जी, आपने रिलीफ दे दिया, बच्चे इम्तिहान में बैठ गए, लेकिन बच्चे इम्तिहान में परफॉर्म क्या करेंगे? आप इस पे कोई नहीं बात करता। मेरे जितने भी वजीरों से या जिस भी हाई लेवल के बंदों से बात होती है, मैं कहता हूँ यार एंड रिजल्ट क्या है? आपने बहुत अच्छा कर दिया, आप घर बैठे बच्चों को ऑनलाइन सिस्टम दे दें कि वो टैब पकड़ें, अपना इम्तिहान खोलें और उसमें ऑनलाइन सबमिशन कर दें। तालीमी निजाम की बेहतरी के लिए कुछ हो रहा है, बेहतरी के लिए करें, लेकिन इन द एंड ऑफ रिजल्ट आप टीचिंग और एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को क्या फीड कर रहे हैं? आप जो कहते थे कि एक ही निज़ाम होना चाहिए, तालीम का निसाब होना चाहिए और उसमें शुरफा के लिए, उमरा के लिए अलहदा निसाब में तालीम नहीं होना चाहिए और गुरबा के लिए अलहदा नहीं होना चाहिए, आपने उस पर एक भी अमली कदम नहीं उठाया अभी तक। अफसोस की बात है कि उस पर आप बात ही करने को तैयार नहीं है, क्योंकि मैं फिर बात करूंगा कि इमरान जिस जमात को कवर करते नहीं हैं उनके बहुत सारे अपने स्टेक्स भी हैं। गोरों का एक बहुत खूबसूरत असूल था कि आप कुछ बॉडी बनाते थे, कहीं तंजीम बनाते थे, कहीं पे भी कोई चीज़ आप फैसला इंप्लीमेंट करते तो देखते थे कि क्या दुर्रे नायाब या इमरान यूनुस का कोई इसमें स्टेक मौजूद तो नहीं है। अगर उसका स्टेक है तो स्टेट अवे वो उसको आउट करते थे। वो कहते थे कि आप इस बॉडी में रहने के हकदार नहीं है, आप बाइस्ड हो जाएंगे, आप वो फैसले नहीं कर पाएंगे जो आपको करने चाहिए। तो मुझे माजरे के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आपके जो फैसले कर रहे हैं लोग, उनमें बहुत सारे लोगों के अपने स्टेक्स हैं। अगर कोई हाउसिंग का फैसला कर रहा है उसका अपना स्टेक है, अगर कोई सोसाइटीज का फैसला कर रहा है उसका अपना स्टेक है, किसी को घरों की छत देनी है उसके अपने स्टेक है। एजुकेशन सिस्टम में सारा माफिया जो बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं उसमें सारे आपके स्टेक होल्डर्स बैठे हैं। आप कैसे डिसीजन लेंगे और कैसे आप गुरबा को फायदा पहुंचाएंगे? मुझे सिर्फ एक मिसाल दे दें। ठीक है, आपने जी खत्म कर दिया इम्तिहान, आप पैक के तहत इम्तिहान नहीं लेंगे, मान लिया, ठीक है जी, एंड रिजल्ट क्या हो गया? क्या आपका जो तनासुब है कामयाबी का बच्चों का वो बढ़ जाएगा, बेहतर होगा? क्या आपका हाजिरी का जो तनासुब है, जो बच्चे अपीयर्स हो रहे थे, जो बच्चे पोजीशन लेते थे, मुझे याद है कि इतने अच्छा रिजल्ट हुआ करता था कि 5वीं और 8वीं के इम्तिहान में तो एक नंबर, दो नंबर, 3 नंबर से पोजीशंस जा रही होती थी और इतना टफ कंपटीशन होता था कि आपके 90% अगर आपके स्कूल में देखे जाए तो 10-10, 12-12, 13-13, 14-14, 15-15 बच्चे निकल आते थे कि जो 90% को एक्सीड कर रहे होते थे। कहाँ पे है वो रिजल्ट? अब तो आपको तलाश करने अगर बेहतरी करनी है तो बहुत सारी दूसरी चीजें हैं। इस इकदाम से क्या बेहतरी होगी? एक आप बच्चों के पेपर पैक के तहत जो है वो खत्म कर देंगे। मेरे ख्याल से ये जो कहा जा रहा है कि बोझ, इजाफी बोझ है जिसको कम करने की कोशिश की जा रही है। ना देखिए, ये जो डिसीजन हो रहे हैं या जो चीज़ें सामने आ रही हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से, इसको मैं एक छोटी सी मिसाल से सारी चीज़ जो है वो वाजे कर दूंगा कि एक बिल्डिंग का जब स्ट्रक्चर बन रहा होता है और बाहर पेंट शेंट करते हैं और बड़ी खूबसूरत बन रही होती है तो नो डाउट वो सबको नज़र आ रहा होता है, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये होती है कि ये जो खूबसूरत बिल्डिंग बनाई गई है, बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है या बनाने का तस्वुर पेश किया जा रहा है, इसकी बेस कैसी है? ठीक है, ये फ़ैसला बड़े बात की बात है। इससे हम बल्कि पीछे चले जाएँ तो सिर्फ हम पहली बात ये करेंगे कि यार ठीक है, आप बच्चों से एग्ज़ाम ले रहे हैं या नहीं ले रहे, ये एक अलग चीज़ है। पहले ये बताएं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या दे रहे हैं आप बच्चों को। जो बच्चा एग्ज़ाम में बैठेगा या नहीं बैठेगा उसकी तालीमी काबिलियत क्या है, जो एजुकेशन उसे फराम की गई है वो कैसी है, आपके असातिज़ा कैसे हैं, आपके स्कूलों में जो तालीम दी जा रही है उसका क्या मेयार है और उस बच्चे का कैलिबर क्या है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जी बच्चे पे बर्डन पड़ेगा, भाई बच्चे पे बर्डन पड़ेगा, पहले ये बताएं कि उस बच्चे की काबिलियत क्या है। बात ठीक है ना, ये उम्र बर्डन लेने की होती है, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए। बच्चों को इससे तो आप बच्चों को और रिलैक्स कर देंगे यार, ये बड़ा टेक्निकल। जब आप देखें कोई भी चीज हो, जब आप
देखिए, किसी भी चीज़ में आप किसी बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं या किसी बंदे को ट्रेनिंग देते हैं, किसी फर्द को ट्रेनिंग देते हैं, 1 महीने की ट्रेनिंग हो, एट द एंड आप 1 महीने बाद उसका टेस्ट लेते हैं कि यार इसने सीखा क्या नतीजे हासिल हुए हैं, उसने क्या सीखा है, बिल्कुल क्या जज्ब किया है, या इसके क्या चीज इसमें आई है, तब्दीली आई है, कितना बेहतर हुआ है, या आया जो सिखाया गया है वो। हाँ जी, स्टेज 1 पे ही खड़ा है। ठीक है, आप बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे नहीं रहे। ठीक है, और आप नए नए फैसले जो है वो किए जा रहे हैं। जब आपकी गवर्नमेंट अभी आई नहीं थी, जब आप, वही मैं बात करूंगा कि जब आप अपोजिशन में थे, आप कहते थे जी निसाब एक होना चाहिए। मैं दुरे नायाब इसी तरफ आना चाह रही थी कि क्या ये इमरान यूनुस मुझे सिर्फ ये बता दे, एक जैसा निसाब तमाम स्कूलों में लेकर आना बहुत मुश्किल है क्या? कैसे नहीं, ये बहुत मुश्किल है। कैसे लाएंगे ना, दुरे नायाब ने बताया, मैं भी वही बात करूंगा, अपने स्टेक है ना, इनके बड़े बड़े वुजरा जो हैं, तो उनके अपने दावे, स्कूल है। वो जो फिर ऑपोजिशन में रह के दावे किए जाते थे वो सिर्फ दावे। बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून को जिस चीज में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था कि जी इनके अपने स्टेक्स हैं, इनके अपने स्कूल हैं, इनके अपने तालीमी इदारे, अपनी अकेडमीज हैं, तो भैया आप लोग क्या कर रहे हो? आपके अपने जो अहम रहनुमा है उनके अपने स्कूल हैं, अपनी स्कूल चेंज है, अपनी अकेडमीज हैं। ठीक है, लेकिन अब आप फिर कैसे फैसले करेंगे, कैसे डिसीजन करेंगे? देखिए, बाहर बैठ के बातें करना बहुत अच्छा है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, जब अमली तौर पर आप मैदान में आते हैं फिर आपको पता चलता है। भैया आवाम से किए वादे पूरे करें ना। आपकी पहली प्रायोरिटी जो है ना वो हेल्थ और एजुकेशन थी। आप इन 2 चीजों का नारा लेकर ही इंतखाबात में आए थे। ठीक है, और पब्लिक को जो है वो ये चीज बावर कराई थी आपने कि आप आके कोई 100 रोज में ऐसी तब्दीली ला देंगे कि लोग अशश कर उठेंगे। भाई कोई एक कुछ सारी चीजें छोड़े, बेसिक जो असल जरूरत है बच्चों को तालीम है और सेहत है। ये 2 चीजों पे आप देख लें क्या हालत हो रही है। इतना टैलेंट है, यकीन करें। अब मरहुमा अरफा करीम का अगर मैं नाम लूं तो क्या कौन कह सकता था कि बच्ची इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी आईटी स्पेशलिस्ट बन जाएगी। और इतने इतने नाम है जो इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं बच्चे, वो इंडिविजुअली एफर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है कि उनको बैकअप सपोर्ट होती है, घर से सपोर्ट होती है, उनको कोई परेशानी नहीं होती, अच्छी एजुकेशन लेते हैं। आपके बच्चे सरकारी स्कूलों को भी छोड़ दें, आपके बच्चे जो मिडिल स्कूल्स के हैं, जो स्टैंडर्ड जो आपका कह लें प्राइवेट है लेकिन वो मिडिल स्टैंडर्ड है, बहुत हाई स्टैंडर्ड नहीं है, उनका बच्चा कोई भी इंटरनेशनल एग्जाम में बैठ के पोजीशन ले सकते हैं। मुझे बता दें सिर्फ, चाहे वो मैथमेटिक्स का है, चाहे वो जनरल नॉलेज का है, चाहे वो सेट है, गैट है, XYZ है, कोई भी। देखिए ना, करेंगे क्या ये जब कहेंगे जी के हालात जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है तो इसकी भी निजकारी कर दो। पहले ही कई स्कूल जो है वो इन्होंने अल्टीमेट फिर ये हल निकाला जाता है। इन्होंने कहना है, इनका ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनका एक बड़ा क्लियर विजन है। कल मुझे एक बड़े जिम्मेदार बंदे ने बताया, उसने कहा कि यार आप तो बहुत छोटे थे, तो पहले एक दौर में पुरानी जब हुकूमतें आती थी ना, वो करती क्या थी कि पहले 3-4 साल में ना तबाह के मांझा लगा के ना सही आपसे लेती थी टैक्स, आपकी जेबों से इतना पैसा निकला लेती थी, और उसके बाद इतनी इन्फ्लेशन कर देती थी, उसके बाद आखिरी 4थे साल उनका ईमान जागता था और वो कहते थे अब रिलीफ देना है। ठीक है, लेकिन तब तक उनके बैकएंड में ज़खायर बहुत जमा हो चुके होते थे, फिर वो चीजों को गिराते थे। तो हमारे लोग जो मुसीबत में पिसे हुए ना वो भूल जाते हैं कि हमारे साथ पिछले 3 साल में क्या हुआ है। मेरा बेटा माशाल्लाह 3.5 ईयर्स का है और मोहम्मद, मतलब मैंने उसे स्कूल में उसका एडमिशन करवाना है। मैं आजकल स्कूल जो है वो देख रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल में जिसमें जा रहा हूँ बहुत अच्छे स्कूल हैं, लेकिन उनके फीसें जो हैं वो 20,000 25,000 यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, सरकारी स्कूल भी मैंने विजिट किए, हालांकि घर वाले जो है वो नहीं चाहते थे, मेरी फैमिली नहीं चाहती थी, कहते थे खुदा का खौफ खाओ, सरकारी स्कूलों का जो हालत है वो हम सबको पता है। मैंने कहा चले देखते तो सही। मैं सरकारी स्कूलों में गया हूँ और जाके मैंने बात किया, मैंने पूछा, उन्होंने जी बताया फीस जो है वो कुछ पैसों में है, कुछ 100 रुपये में हो, 100 रुपये में भी नहीं है। अच्छा, मैंने पूछा कि भाई यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या, मतलब क्या बच्चों को पढ़ाएंगे? कहता जी जो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ लेंगे। यही है ना, ये तो सूरत हाल है ना, तो कोई कोर्स आउटलाइन उस तरह से एक क्लास में 50-50 60-60 बच्चे हैं, तो मुझे बताएं जिस क्लास में 50-60 छोटे बच्चे होंगे, टीचर कैसे उसकी तरफ तवज्जो देगा? मैं फिर एक तजवीज़ दूंगा, मेहरबानी करें असातिज़ा को अच्छा पे करें, आप सब्सिडाइज करें असातिज़ा को, ताकि वो ना बाहर एकेडमियों में जाएं, ना प्राइवेट स्कूल खोलें, उनकी तनख्वाहें बेहतर होंगे, वो फोकस करेंगे, उनको कोई परेशानी नहीं होगी, वो बच्चों को और वो फिर ये कहा जाता था कि जी अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, असातिज़ा को सजाएं दी जाएंगी, ये मामलात भी काफी हद तक हल हो जाएंगे। खैर, अगली खबर भी कुछ ऐसी है कि बोझ डाला जा रहा है अवाम पर, पार्किंग फीस अब इलाके के हिसाब से होगी। ये क्या मंतक है दुरेना? ये वो मंतक है कि मेरे लिए जन्नत और है, ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादा कमाता हूँ और आप कम कमाती हैं, तो आपको जन्नत में ना आपको हम एक खुदे लाइन लगा देंगे कि जनाब आप कम कमाती हैं, आपको बस ज्यादा वसाइल का हक नहीं है। ठीक है जी, मैं ज्यादा कमाता हूँ तो मुझे ज्यादा, यानी कोई जगह ऐसी नहीं छोड़नी जहाँ पर अवाम पे बोझ ना डाला जाए। ये बताएं कि लाहौर में एक फैसिलिटी है, ठीक है जी, लाहौर में क्या मेरी गाड़ी अगर कल्टस है या इसकी गाड़ी मेहरान है या किसी की गाड़ी करोला है, क्या उसको वाकई मेहरान है? अच्छा, आप दाखिले की इजाजत बंद कर देंगे कि जी अब MM आलम रोड पे सिर्फ जो है ना वो करोला गाड़ी आएगी, आपकी कल्टस से मेहरान नहीं आएगी। ठीक है जी, उसके बाद आप कहेंगे जी माल पे
सिर्फ पजारोस चलेंगी, क्रूजर्स चलेंगी और उसके अलावा कोई गाड़ी नहीं आएगी। इस तरह कभी इतना मुश्किल वक्त ना लेके आए दुर्ना। इस तरह कभी नहीं होता। आपका जो शहर का स्ट्रक्चर है वो एक ही सहूलियात के पेश नज़र, एक ही सहूलियात के नहीं, और बराबर उस पर जो रहने वाले हैं उनका प्रॉपर हक होता है, बुनियादी हक होता है कि वो जाके सब पे स्प्लिट हो जाए। ये अदालत में जाएंगे, एक दिन में चैलेंज होकर ये इस पे भी अल्लाह के हुक्म से जो है ना रिवर्ट होना पड़ेगा कि आप किस तरह किसी बुनियादी सहूलत को आप सलब कर सकते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं टारगेट पूरा करना है ना, टारगेट पूरा करना है। भाई मैं बताएं कि मैं गुलबर्ग में जाऊं तो मैं 100 रुपए फीस दूं, ठीक है जी, और मैं इछड़े में चला जाऊं तो मैं 50 रुपए फीस दूं, और मैं अगर चाइना स्कीम चला जाऊं तो मैं बेशक फीस ला दूं, ठीक है जी। वो जो आप तो लोगों को बिठाते ही शहर के अंदर एहसास कमतरी का शिकार कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा इलाका जो है वो शूद्रों का और मातरों का इलाका है तो तुम्हारी जगह फीस बड़ी कम है, ठीक है जी। तुम्हारा इलाका ब्राह्मणों का और बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका है और तुम लोग बड़े हाई फाई और अच्छे शहरी हो, सिविक तुम्हारी बहुत सहूलियत है, आप तो शहरियों को वैसे ज़हनी तौर पे मार देंगे। सही कहा। इमरान यूनुस साहब तो भीट भी करते रहे हैं, अब्दुल अलीम खान साहब की जानिब से मोहलत दे दी गई, और मुझे याद है अब्दुल अलीम खान साहब भी बड़े बड़े दावे करते थे कि मयार जिंदगी लोगों का बुलंद किया जाएगा, एक जैसे हुकूक दिए जाएंगे। तो यहाँ ये क्या किया जा रहा है? एक जैसे देखिए ना, मैं सिंपल सी बात ये करता हूँ कि लाहौर शहर में जो पार्किंग की सूरत हाल जो बेड़ा गर्क हुआ है वो किया किसने है? वो लाहौर पार्किंग कंपनी ने की है। पहली बात तो ये है। अब मैं आपको बताऊं कि इस पार्किंग कंपनी ने किया क्या है। इस पार्किंग कंपनी ने किया क्या है कि यहाँ पर पहले तो जो प्रोजेक्ट था कि जी लाहौर में पार्किंग प्लाजे जो हैं वो बनेंगे, दुर्र नियाब ने भी इस हवाले से काफ़ी ख़बरें जो हैं वो दी हैं, मैं भी इस पर काम करता रहा हूँ। तो बेड़ा गर्क जो किया इस प्रोजेक्ट का अभी वो लाहौर पार्किंग कंपनी ने किया है। इन्होंने इतना माल बनाया है, इतना माल बनाया है ना। मैं आपको कल मैं इसी प्रेजेंटेशन में मौजूद था जो लाहौर पार्किंग कंपनी ने सीनियर सूबाई वज़ीर अलीम खान को दी है। आप यकीन जाने उसमें एक चीज़ मैंने देखी और मैं हैरान रह गया। लाहौर पार्किंग कंपनी ने गुज़िश्ता 6 साल में सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को पता है कितना रेवेन्यू दिया है? 1 करोड़ 80 लाख रुपए। यू इमेजिन, 1 करोड़ 80 लाख रुपए सिर्फ 6 साल में उन्होंने सिटी गवर्नमेंट को दिया है। और 6 साल में सिर्फ एमडी की तनख्वाह ये पूरी हो गई होगी। और एक मैं आपको बात बताऊं, एक कॉन्ट्रैक्टर था, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, वो लाहौर पार्किंग कंपनी के पास आया, ये अंदर की बात है। उसने इन्हें क्या कहा? उन्होंने कहा जी आप लाहौर में जो 231 पार्किंग स्टैंड है मुझे दे दें, मैं आपको महीने का 1 करोड़ दूंगा, उसके साथ आपको जो सालाना 1.5 करोड़ का टैक्स है आप वो भी मुझसे ले। मतलब उसने कहा कि मैं आपको 13.5 से 14 करोड़ रुपया सालाना देता हूँ, आप ये मुझे दे दें। पार्किंग कंपनी करते क्या है? इसके 800 मुलाजिम है। कल सीनियर सूबाई वज़ीर अलीम खान ने भी पार्किंग कंपनी को मुखातिब करके कहा है, वही बात मैं करने लगा हूँ, चूँकि पार्किंग कंपनी दुर्र नियाब भी करते रहे हैं, मैं भी करता रहा हूँ, हमारी काफ़ी पेनिट्रेशन है उसमें। आप यकीन जाने 800 मुलाजिम है। 800 मुलाजिम में से 750 मुलाजिम तो सारे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार भर्ती हुए हैं, साबका हुकूमत ने वो भर्ती किए हुए। खैर चले, भर्ती कर लिए, कोई बात नहीं है। अब वो करते क्या है आप यकीन जाने? काम नहीं करते। वो करते क्या है? मैनुअल पर्ची सिस्टम है, उस पर्ची जाली पर्चियाँ जो हैं उसका काम अभी भी हो रहा है, ठीक है। जो आपका मून मार्केट में पार्किंग प्लाजा है, आप यकीन जाने उसका डेली की जितनी इनकम है 25% भी कंपनी को नहीं जा रहा। क्यों? वहाँ पे अपने मंजूर नज़र आपने सुपरवाइज़र रखे हुए हैं, इंस्पेक्टर रखे हुए हैं। वो करते क्या है? वो जनाब आते हैं, हाँ जी कितना हुआ जी? 10,000 हुआ है, ठीक है जी 3,000 आपका कंपनी को बताएं कि 3,000 जमा हुआ है, बाकी 7,000 मेरे पास इसके सबूत है। मैं सबूत की बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ। और जहाँ पे ये कंपनी कहती है कि हमारी जाली पर्ची नहीं होती, आप यकीन जाने मेरी गाड़ी में अभी भी चेक बुक्स जो है ये जो पार्किंग की हैं वो अभी भी पड़ी हुई हैं। और इमरान कहीं भी खड़ा होकर, मैं सबूत के साथ बताऊं, अब यकीन के साथ इमरान कहीं भी खड़ा होकर पार्किंग फीस वसूल करना शुरू कर देना, कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा इमरान साहब कहां से फीस ले रहे हैं, कोई भी नहीं पूछेगा। और यही सूरत हाल कल जो है वो बताई गई है। अभी भी मैं कल जब ये हमने खबर ऑन एयर की, हमारी ब्रेकिंग थी सिटी 42 की, हमने ये ब्रेकिंग दी तो उसके बाद मुझे कई इंस्पेक्टर्स की कॉल आई। उन्होंने कहा इमरान साहब हम आपको बताते हैं कि महीने का 1.5 से 1.25 करोड़ पार्किंग कंपनी इकट्ठा कर रही है। अगर वो कंपनी के पास आए, पिलफ्रिज ना हो, ये इतना इकट्ठा कर रहे हैं, ये तो बहुत कम है कि सूबाई वजीर जो है वो 1 करोड़ रुपए इनसे मांग रहे हैं। फीस बढ़ाए बगैर जितनी फीस है ना 30 रुपए गाड़ी की और 10 रुपए बाइक की,
कहते इतनी तो फिर फीस में ही जरूरत तो इस 1.5 चीज करोड़ की है कमा ना रहे कि हैं। असल जो चीजें हैं उन तक पहुंचा जाए, देखो, बजाय सीनियर- इसके कि कल- पार्किंग कल फीस यही फलां डिसीजन इलाके हुआ में है। फलां कर दी एक जाए। काम ये और भी करते हैं कि आपको ना देखते रहेंगे, आप गाड़ी पार्क करके चले जाएंगे अंदर, वापस आएंगे तो आपके पर्ची लगी होगी, पर्ची लगी होगी। आप कहेंगे यार ये पर्ची कहाँ से आ गई, वो बंदा पैसे लेने आ ऐसे ही जाएगा और आप कहेंगे जी पैसे दे दें, पैसे दे देंगे। तो इन्होंने बात किया ये क्या है, वही पर्ची किसी पार्किंग और गाड़ी कंपनी को ने लगा किया क्या है, पार्किंग कंपनी एक कब्जा माफिया बन चुका है। इन्होंने, आप यकीन जाने, लाहौर में ट्रैफिक का बेड़ा गर्क इन्होंने किया बिल्कुल है। यही, जहां पे किसी बिल्कुल। बिल्डिंग के आगे हाँ, मेन रोड पे फिरोजपुर थोड़ी रोड सी पे देख जगह है, लें। इन्होंने जी वहां पे पर्ची लगाना शुरू कर दी। भाई बिल्कुल। इन्होंने तो कब्जा कर लिया है और उस कोई पे। पूछने वाला नहीं। और फिर ये जो अब नया फैसला किया जा रहा है, ये भी क्या किया जा रहा है, सिर्फ आवाम पे बोझ डाला जा रहा है। तो इस पे जरूरत ही समझ के जो अंदर के मामलात हैं उनको पहले ठीक कर लिया जाए। लिबर्टी में दुरने आपको भी पता है टोकन सिस्टम शुरू हुआ था, fail वहां कर पे पैसा जो है ना वो सीधा डायरेक्ट जाना शुरू हो गया था गवर्नमेंट के पास, इन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। वहां भी ऐसे ये पर्ची फिर सिस्टम दोबारा आ गया। पर्ची आ गई। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया दुरन, आप आपका भी, इमरान आपका भी। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। अगर आप मोबाइल खरीदारी के लिए जा रहे हैं, कौन सा मोबाइल आपको किस कीमत पर मिल सकता है, आपको बता देते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी हुआवे Y6 प्राइम। इसकी कीमत है 18,999 रुपये। नेक्स्ट है जी हमारे पास हुआवे Y5। इसकी कीमत है 15,499 रुपये। नेक्स्ट है जी हुआवे Y3। इसकी कीमत है 7,899 रुपये। हुआवे Y5 9,999 रुपये इसकी कीमत है। जी तो नाज़रीन, अब अगला सेगमेंट शामिल करेंगे बचत बाजार। सबसे पहले आपको बता देते हैं सेल्स कहां कहां लगी हैं। सबसे पहले जी आपको बताते चले, सेल लगी है चेंज क्लोथिंग। यहां पर अप टू 50% ऑफ है। यहां आप जा सकते हैं, भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद जी ताना बाना फुलकारी है। यहां पर भी अप टू 30% ऑफ है। यहां पर भी आप जा सकते हैं, सेल से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। जी नाज़रीन, अब आपको बताएंगे हाइपर स्टार प्रमोशन पर आप क्या खरीद सकते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास है क्वेकर ओट्स वाइट। इसकी रिटेल प्राइस है 380 रुपये और प्रमोशनल प्राइस है 309 रुपये। इसको आप खरीद सकते हैं और पूरे 71 रुपये बचा सकते हैं। नेक्स्ट है जी रोज पेटल ट्विन टॉयलेट रोल वाइट। ये रिटेल प्राइस है इसकी 98 रुपीज़। इसको आप खरीद सकते हैं 79 रुपीज़ में। 19 रुपये इस पर भी आप बचा सकते हैं। और अब अगला सेगमेंट शामिल करेंगे आज के भाव। ताहिर खान हमारे साथ होंगे। ताहिर, बताइएगा मार्केट में सब्जियों की कीमतें क्या हैं? हम टाउनशिप मार्केट में मौजूद हैं और आज यहां पर मार्केट कमेटी की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जियों के नर्ख कुछ इस तरह से हैं। आलू नया 11 रुपये फी किलो, प्याज 16 रुपये और टमाटर 29 रुपये फी किलो के हिसाब से है। इसके अलावा लहसुन देसी 70, अदरक चाइना 160 और बैंगन 30 रुपये फी किलो के हिसाब से है। फूल और बंद गोभी 17 रुपये फी किलो, करेले 65 रुपये, पालक 15 रुपये, साग 20 रुपये फी किलो के हिसाब से है। इसके साथ साथ लीमू चाइना जो है वो 40 रुपये फी किलो और शलजम 15 रुपये, मूली 10 रुपये और मटर 23 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। ताहम ये वो नर्ख हैं जो मार्केट कमेटी की जानिब से जो रेट लिस्ट जारी की गई है उसके मुताबिक है। लेकिन सूरत हाल यहाँ पर हमें मुख्तलिफ नज़र आती है क्योंकि यहाँ पर जो नर्ख हैं वो जो रेट लिस्ट है उससे मुताबिकत नहीं रखते, जिसकी वजह से कुछ गाहक भी हमें यहाँ पर बहस व तकरार करते नज़र आते हैं दुकानदारों से। गाहक का मुतालबा यही है कि रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जियाँ दी जाएँ, जबकि दूसरी जानिब दुकानदारों से इस बारे में बात की जाए तो वो कहते हैं
कहते हैं कि उनके लिए रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जियां बेचना मुमकिन नहीं है। इस नर्ख पर तो उनकी अपनी खरीद भी नहीं है। ताहम वजह जो भी है, लेकिन यहाँ पर रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं हो रहा और दुकानदारों का कहना यह है कि यहाँ पर रेट लिस्ट के मुताबिक उन्हें पीछे से ही अगर सब्जियां आएँ तो उस पर उनके लिए भी फ़रोख्त करना मुमकिन होगा। बहरहाल दुकानदार और ग्राहक दोनों का मुतालबा ये है कि इंतजामिया और मार्केट कमेटी रेट लिस्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाए। जी, रेट लिस्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया ताहिर, आप हमारे साथ मौजूद थे, सब्जियों की कीमतें बता रहे थे। मीट रेट्स क्या हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जी तो नाज़रीन, अगर आप जा रहे हैं ज़ैनत शॉप पर, यहाँ पर बीफ आपको पर केजी मिल सकता है 400 रुपये में और इसी तरह बीफ मिन्स यहाँ से आप पर केजी खरीद सकते हैं 690 रुपये में। नेक्स्ट ये आपको बताऊं, मटन यहाँ से पर केजी आप खरीद सकते हैं 1200 रुपये में और मटन मिन्स पर केजी खरीद सकते हैं 1860 रुपये में। चिकन रेट की बात कर लेते हैं जी। यहाँ पर चिकन आपको जिंदा मिल सकता है 130 रुपये में, इसका बना हुआ गोश्त आपको मिल सकता है 200 रुपये में। तो अब एग रेट्स आपको बता देते हैं जी। सबसे पहले रिटेल प्राइस है 108 रुपये दर्जन आप अंडे खरीद सकते हैं। अगर आप जा रहे हैं होलसेल से खरीदारी के लिए तो यहाँ से 106 रुपये दर्जन आप खरीद सकते हैं अंडे। इसके साथ साथ अगर आप गोरमे पे जा रहे हैं यहाँ से 107 रुपये दर्जन अंडे आप खरीद सकते हैं। एक नजर डाल लेते हैं डिफरेंट करेंसी रेट्स पर। जी तो नाज़रीन, अभी एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जानेंगे, जिसके बाद हम प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा।